जो भी इसके बातों को नहीं मानता था तो ये अपने गिरोह के माध्यम से उस पर फर्जी रेप, पास्को, छेड़खानी, बलात्कार, मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप लगवा के कुछ कतिपय पुलिस ऑफिसरों से मिलकर उनको जेल भिजवा देता था। लगभग 100 में से 95 मामले झूठे पाए गए जो केवल इसी आदमी के द्वारा लिखवाए गए थे, अपनी 20 कन्याओं के माध्यम से, अपने गुर्गों के माध्यम से, अपने गिरोह के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कानपुर शहर में कि अखिलेश दुबे एंड कंपनी, या यूं कह सकते हैं अखिलेश दुबे एंड गैंग, जिनका नाम सुर्खियों में डेली बना रहता है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, उसकी हेडलाइंस अखिलेश दुबे से शुरू होती है। या आप यूं कह सकते हैं जब कानपुर की जनता सुबह की पहली चाय की प्याली पीती है तो अखिलेश दुबे की खबर देखते हुए पीती है, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है इस तरीके के हैं जो कि आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरीके से बीते 1.5 महीने से ज्यादा समय पूर्व अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से उसकी जड़ें खुदना चालू हो गईं। अभी 2 दिन पूर्व उसके और उसके गुर्गे द्वारा कब्जाई गई लगभग 150 करोड़ की जमीन का सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद जगह को खाली करवाया गया। उस पर योगी बाबा का बुलडोजर चला था। इसी कड़ी में एक इस पूरे मामले में अहम किरदार है एडवोकेट सौरभ भदौरिया, जो कि हमेशा से कुछ ना कुछ बात को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। उन चर्चाओं का दौर शुरू हुआ आज से 8 साल पहले, यानी कि जब इन्होंने बिकरू कांड में मेन अपराधी विकास दुबे एंड गैंग की जांच करवाई थी 2017 में। तब से लेकर अभी तक इनका नाम सुर्खियों में बना ही रहता है। तो देर नहीं करते, सबसे पहले भारत A to Z न्यूज में एडवोकेट सौरभ भदौरिया का परिचय करवाते हैं। जी, मैं सौरभ भदौरिया। मेरे द्वारा कई सामाजिक मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें कई माफियाओं, अपराधियों द्वारा जघन्य वारदातें की गई, सरकारी संपत्तियों को कब्जा किया गया, बिकरू कांड, NRHM घोटाला, सिग्नेचर सिटी, लैकपेट घोटाला, इन सबको मेरे द्वारा उठाया गया था समय समय पे। जिसके बाद अब की अखिलेश दुबे, जो कि एक सफ़ेद पोस्ट ब्लैकमेलर है, धन उगाही का मास्टरमाइंड है, जो भी इसके बातों को नहीं मानता था तो ये अपने गिरोह के माध्यम से उस पर फर्जी रेप, पास्को, छेड़खानी, बलात्कार, मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप लगवा के कुछ कतिपय पुलिस ऑफिसरों से मिलकर उनको जेल भिजवा देता था। जिसके एवज में हम और आशीष शुक्ला जी हैं, वो माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी से मिले थे। तो उन्होंने इस मामले में पत्र लिखकर और फ़ोन से वार्ता करके वर्तमान पुलिस आयुक्त जी को कहा था कि इस मामले में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें कब्जा की जा रही, जेल भेजा जा रहा है। 80 साल के, 90 साल के उनकी उम्र नहीं देखी जा रही, रातों रात जेल भेज दिया जा रहा है। तो इसमें तत्काल पुलिस आयुक्त सर ने एक्शन लेते हुए SIT टीम गठित की। उसके बाद सारे मामले मांगे गए, उनमें कई लगभग 100 में से 95 मामले झूठे पाए गए जो केवल इसी आदमी के द्वारा लिखवाए गए थे, अपनी 20 कन्याओं के माध्यम से, अपने गुर्गों के माध्यम से, अपने गिरोह के माध्यम से। जैसा कि सौरभ जी देखा जा रहा था कि आपके ऊपर भी बीते कुछ साल पहले आपके ऊपर एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें FR लगी थी। जब पूरी तरीके से जांच हुई तो आप निर्दोष पाए गए और आप बाइज्जत उस मामले से बरी हो गए थे जांच में। उसके बाद जैसा कि कुछ दिन पूर्व, लगभग 50 दिन पूर्व, कानपुर शहर में अखिलेश दुबे का एकदम से नाम सामने आता है और लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है, क्योंकि 40 साल का जो साम्राज्य था,
कहीं ना कहीं इस बात की कानपुर शहर वासियों ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे आदमी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उसका दबदबा हर विभाग में था और आज भी लोग कुछ गुरेज कर रहे हैं उसके ऊपर बात कहने से। आज भी ऐसा देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके साथ साथ वर्तमान पुलिस आयुक्त श्री अखिल कुमार सर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस आतंक की जड़ को ना केवल उठाया, अपराध खत्म करने का एक जो साम्राज्य चला रहा था पूरे कानपुर में, फर्जी रेप, पास्को, वसूली, छेड़छाड़ के मुकदमे कराकर बेस कन्याओं के माध्यम से चरस गांजा लगवा देता था, लोगों पे मादक पदार्थों की तस्करी लगवा देता, रातों रात गायब करा देता था, उनकी लाशें तक नहीं मिलती थी। तो इस शिकायत को, पीड़ा को उन लोगों ने सुना और इस पे बहुत गंभीरता से एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी की, जिसमें एक मामला था श्री रवि सतीजा जी का। उन पे भी मेरी तरह ही इसने कोर्ट के माध्यम से पास्को और रेप और छेड़छाड़ का अपनी ही नौकरानी से आरोप लगवा दिया था। उनकी भी जांच हुई, वो बरी हुए, मेरी भी जांच हुई, मैं बरी हुआ और उन 20 कन्याओं को पकड़ा गया तो उन्होंने कबूल किया कि मुझसे वसूली के लिए अखिलेश दुबे ये सब कराता था। देखिए, कानपुर नगर में जो संभ्रांत व्यक्ति थे उनको ये अपने जाल में फंसाता था, उन पे 20 कन्याओं के माध्यम से ये कार्य कराता था। कतिपय अफसर इससे जुड़े हुए थे, सबकी जांचें हुई, सब सामने आया और आज जो हुआ है वो कानपुर का इतिहास है और इतिहास रचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय पुलिस आयुक्त श्री अखिल कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कानपुर को के अपराध को और कानपुर के अपराध के जनकों को लगभग 80% तक समाप्त कर दिया है। और मैं चाहता हूं कि यदि वो 3 महीने और रहें कानपुर शहर में तो कानपुर से अपराध को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे वो, ऐसा मेरा मानना है। सौरभ जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने अपराध के खिलाफ एक आवाज उठाई, अभी तक आपका मामला एफआईआर में तब्दील नहीं हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, पूरे मामले में जो मेरे है अभी तक मुकदमा इसलिए नहीं हुआ कि उसकी बहुत ही गहनता से, सघनता से जांच कराई जा रही है एसआईटी द्वारा। एक एक तथ्यों को निकाला जा रहा है, एक एक तथ्यों को जोड़ा जा रहा है कि किस तरह से, कहाँ पे बैठ के कैसे रणनीति बनाई गई मुझको फंसाने की। मेरे पूरे परिवार, मेरे छोटे भाइयों को भी नहीं बख्शा और जो मिलने वाले थे, जो कार्य करते थे हमारे यहाँ, उन तक को नहीं बख्शा। सबको इन्होंने छेड़छाड़, छिनैती, अश्लीलता में बहुत गंभीर मुकदमा कराया, जैसा कि रवि सतीजा जी से कराया था। फर्जी वकील खड़ा किया गया। बिस्कन्या, जिसको मैंने 2021 में भूमाफिया घोषित कराया था, उसको ये दर्शाया गया कि वो मेरी नौकरानी थी, 2024 में मेरे यहाँ काम करती थी और मैंने उसका पैसा तनख्वाह का नहीं दिया, जबकि ऐसा कोई नहीं था। जिसको मैंने 2021 में भूमाफिया घोषित कराया था, रेलवे की जमीन, उसने 200 करोड़ रुपए की रेलवे की जमीन बजरिया पट्टी पे थी, 160/263, उसने और जयकांत वाजपेयी, इनके गुर्गो, अखिलेश दुबे, भूपेश अवस्थी, इन सब ने बेच दी थी वो। और बेच के निजी हितों के लिए जो, और कुछ में मकान बना लिए थे जो निजी हित पे किराए पे उठा रहे थे, कमर्शियल यूज कर रहे थे। तो उसकी शिकायत की मैंने तत्कालीन डीएम माननीय सी नेहा शर्मा जी ने उसकी जांच कराई 3 तरह से। तीनों में एक ही रिपोर्ट आई कि इसमें इनका कब्जा है और इनको तत्काल भूमाफिया घोषित कर दिया गया था। उस दौरान बीपीसीएल के एमडी ब्रिजेश चौहान को भी मेरी ही शिकायत पे भूमाफिया घोषित किया गया था। तो उसके बाद इनके द्वारा लगातार इसी तरह प्रताड़ित किया जाता रहा और 2024 में मुझ पे झूठा मुकदमा लगा दिया और जिसकी निष्पक्ष मैंने जांच की मांग की, निष्पक्ष जांच हुई, मुकदमा एक्सपंज हुआ और मैं निर्दोष साबित हुआ। ये पूरा प्लान, गेम अखिलेश दुबे द्वारा बनाया गया था और उसके बाद भी मुझसे कहा गया कि अभी तो एक मैं शुरुआत की है, अभी तुम्हें कई लड़कियों और औरतों, बिस्कन्याओं के मामलों में फंसा दूंगा, मेरी पहुंच नहीं जानते और जेल से जीवन भर निकलने नहीं दूंगा। मुझको 50 लाख रुपए दे जाओ, 5 लाख रुपए दे जाओ, जो तुम ये बिकरू और रिजेंटा होटल और अन्य मामलों में जो पैरवी करते हो ये बंद कर दो, अपना घर बैठो और ज़्यादा कलम चलाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी की शुरुआत आखिर कहां से हुई? आपने अभी एक नाम लिया, रिजेंटा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिजेंटा होटल
वो अखिलेश दुबे, इसके भाई सर्वेश दुबे, इसके गैंग के आदमी आत्माराम खत्री द्वारा कानपुर में अंग्रेजों के ज़माने में पड़ी पाइपलाइनों पे बनाया गया। जबकि उस जगह पे सीधा सीधा आदेश है कि कच्चा निर्माण कर सकते हैं। वो एक बगीचा था, उस पर कच्चा निर्माण कर सकते हैं, इस पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते। यदि पक्का निर्माण हुआ तो उसके नीचे 16-16 मीटर की बड़ी पाइपलाइनें हैं जिस जल संस्थान की, उससे पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती। अगर पक्का निर्माण हुआ, होटल या आवासीय या कमर्शियल यूज हुआ, तो इसके लोड से ये कभी भी फट सकते हैं, जिससे 7 किलोमीटर तक का इलाका जमींदोज हो जाएगा, हजारों जाने जाएंगी। इस पे मैंने आवाज़ उठाई। तत्कालीन यहाँ पे जिलाधिकारी थी माननीय रोशन जैकब जी, उन्होंने मजिस्ट्रेटी जांच कराई MM वर्मा जी से। उनकी जांच में पाया गया कि इसमें पाइपलाइनें हैं, ये भविष्य के लिए बहुत खतरा होगा। गलत तरीके से ये होटल बना, इसको जमींदोज किया जाए। KDA से कहा गया तो KDA ने कहा कि जुगाड़ की NOC दे दी और कहा ये होटल, चूंकि इन लोगों की KDA में इनका गिरोह चलता है इसलिए इनको जुगाड़ की NOC मिल गई, जल संस्थान से NOC मिल गई, नगर निगम से NOC मिल गई और पाइप लाइनों पे एक विशाल होटल बना दिया गया और करोड़ों रुपए उससे कमाए जा रहे हैं। अपने ही डमी आदमी धनंजय तिवारी को उसका जिम्मा दे दिया गया। अब आप बताइए, यदि कल को ये पाइपलाइनें फटी, 7 किलोमीटर का इलाका जमींदोज होता है तो कितनी जाने जाएंगी, कितने निर्दोष मरेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक अखिलेश दुबे होगा और वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होंगे जिसने इसको इस होटल की निर्माण की अनुमति दी। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इससे इसके प्रभाव का पता चलता है कि जहाँ केवल बाग की अनुमति थी, कच्चे न केवल पेड़ उगाने की, उसमें आलीशान होटल बना दिया गया। वो देखिए उसमें कितने रियायती तरीके से वो चल रहा है। इसी से शुरुआत हुई थी, इसकी शिकायत की। इसके बाद इसने मेरे खिलाफ लगातार साजिशें करता रहा, ये सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने विकास दुबे, जो इसके यहाँ रोज़ बैठता था, जयकांत वाजपेयी, जिससे ये सारे काम कराता था, गलत सलत धमकी आता था लोगों को, कई इस समय शिकायतें भी आई हैं, उसकी जांच कराई, उनके गिरोह की जांच कराई, मजिस्ट्रेटी जांच कराई, अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज दूसरे जिले से जांच कराई, क्योंकि यहाँ के कई पुलिसकर्मी इनके प्रभाव में थे, इसलिए बाहर से जांच हुई। दोनों में ये दोषी पाए गए, विकास दुबे और जयकांत वाजपेयी और इनका पूरा गिरोह, जिनको अखिलेश दुबे संरक्षण देता था, दोषी पाए गए। ये तक पाया गया कि 70-70, 80-80 मुकदमे, 16-16 मुकदमे होने के बाद इनके पासपोर्ट बन गए, शस्त्र लाइसेंस बन गए और ये इन्होंने उसी पासपोर्ट पे विदेशों की यात्राएं कर ली, अधिकतर मुस्लिम देशों की यात्राएं की। वहाँ पे इन्होंने कई प्रॉपर्टियां बनाई जिसमें अखिलेश दुबे का पैसा लगा हुआ है। मैंने सारे साक्ष्य उस दौरान SIT जांच में दिए थे, कागजी साक्ष्य, उसमें कार्रवाई की संस्तुति हुई थी, परंतु कुछ इसके चाहने वाले कातिब अफसर हैं, उन्होंने इसको बचा लिया। और बिकरू कांड का मुख्य अगर कभी देखा जाए, सही से जांच हो जाए एक एक पॉइंट टू पॉइंट, तो मुख्य सूत्रधार विकास दुबे ना हो के अखिलेश दुबे ही निकलेगा। दूसरी एक हत्या हुई थी पिंटू सेंगर हत्याकांड, उसमें भी इसने इसी तरह का कार्य किया। उसका भी मास्टरमाइंड यही था। 25 बीघा साकेत नगर में एक जमीन थी, उसको लेके अनबन थी, उसमें पिंटू सेंगर की हत्या करा दी गई अपने ही लोगों से, उसको बुला के। उसमें उन लोगों के खिलाफ 5 साल तक चार्जशीट नहीं लगने दी। वर्तमान पुलिस आयुक्त आए, उन्होंने पीड़ित की अर्जी पे सही से जांच कराई तो पता चला कि ये मुख्य सूत्रधार इसमें 2 लोग थे, अर्धमन सिंह और दीनोपाध्याय। इन लोगों ने अखिलेश दुबे के कहने पे पिंटू सेंगर को एक ज़मीन के मामले में बुलाया, उनकी नृशंस तरीके से हत्या करा दी और सबूतों को मिटाने के लिए अपना मोबाइल अपने ही लोगों को दे दिया और ये घटना पे खड़े होकर मृत्यु हो जाने तक उस पूरी घटना को देखते रहे। जी। अभी आपने एक नाम लिया विकास दुबे, जो कि बिकरू कांड का मास्टरमाइंड था, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि विकास दुबे, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं विकास दुबे अखिलेश दुबे का गुर्गा था, क्या कहेंगे आप? विकास दुबे अखिलेश दुबे का ही गुर्गा था। जयकांत वाजपेयी अखिलेश दुबे का ही गुर्गा है और ये अखिलेश दुबे ही इनको संचालित करता था। इनके द्वारा शहर भर में रंगदारी वसूलना, वसूलीबाजी, प्रताड़ित करना, लोगों को मारना, जो सही से समझ जाए तो ठीक, नहीं तो इनके बल पे कब्जा करना, सारे अनैतिक कार्य किया करता था।
यदि 10 साल की कॉल डिटेल निकलवाई जाए, सीडीआर निकल जाए, जो कि शायद केवल सीबीआई निकलवा सकती है, तो उसमें ये साफ हो जाएगा कि ये लोग लगातार इसके यहाँ उठते थे, बैठते थे। और जो बिकरू कांड हुआ, इसका रचयिता भी यही था। इसने देखिए बिकरू कांड की फर्द बनाई, चार्जशीट बनाई उसमें, और पुलिस को गुमराह करता रहा और आरोपियों को अपने यहाँ बिठाता रहा। वो इतनी हल्की चार्जशीट है कि सबको जरा सा शासन ढीला हुआ है और सबको लगातार जमानत मिलती चली जा रही है। आप उस चार्जशीट को पढ़ लें तो उसके बाद आपको लगेगा नहीं कि इस चार्जशीट के आधार पर किसी को सजा हो सकती है। इतनी हल्की चार्जशीट है वो। इस तरह के काम करता था, यानी पुलिस से कहता था कि मैं तेरे साथ हूं, और अपराधियों को बचाने का पूरा काम करता था। एक नेटवर्क बना रखा था इसने, जो कि पूरी तरह से पुलिस कर्मियों पे और कानपुर के आसपास हावी था, और आज भी हावी है। ये जेल में जरूर है, लेकिन आज भी इसका नेटवर्क धड़ल्ले से चल रहा है, और लोगों से को लगातार धमकी आ रहा है कि भाई साहब निकलेंगे तो तुम में से किसी को छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि सौरभ जी आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने एसआईटी के लिए आवेदन किया तो एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी टीम आपके पत्र के द्वारा बनाई गई थी, जो आपने वक्फ बोर्ड की जो जमीन पर जो अवैध कब्जा करके सिविल लाइंस के अंदर एक आगमन गेस्ट हाउस के नाम से करोड़ों की प्रॉपर्टी, यानी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जिसको अब कहा जा रहा है कि नजूल की संपत्ति, अब आखिर क्या है ये तो जांच का विषय है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, आखिर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, वो पहली बात तो नजूल की संपत्ति है ही नहीं। 1862 से वो ऑन रिकॉर्ड वक्फ की संपत्ति घोषित है, जिसमें 99 साल का पट्टा दिया गया था, जो 2010 में समाप्त हो गया था। उसकी अभी मैंने शिकायत की थी, तो एसआईटी जांच हुई, उसमें बता भी दिया गया कि ये नजू वो वक्फ की संपत्ति है। और उस विस्तृत जांच हुई, उसमें पाया गया कि राजकुमार अग्रवाल ने, राजकुमार शुक्ला, जो कि पेशेवर ब्लैक मेलर अखिलेश दुबे का गुर्गा था, उसने मरे हुए लोगों की पावर ऑफ अटर्नी बना के 2016 में पंच इसकी लड़की थी सौम्या दुबे, सर्वेश दुबे, इन सबके नाम 5,000 रुपये मात्र में बेच दी। अब आप सिविल लाइंस के 4205 बरगज की कीमत पता चलिए, क्या वो 5,00,000 5,000 रुपये में बेची जा सकती?